प्रत्यक्षीकरण, संवेदना मतलब सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण होता है परसेप्शन। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदना तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। परसेप्शन और एक कॉन्सेप्ट, ये तीन तो बहुत प्रश्न आते हैं, ये सभी के लिए कॉमन है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, चिंतन, समस्या समाधान, मेमोरी, कल्पना, इमेजिनेशन, अवधान, अटेंशन। भाषा भी मानसिक क्रिया, याद रखियो। अभी प्रश्न ऐड हुआ है, भाषा मानसिक क्रिया है कि नहीं है? तो भाषा भी मानसिक क्रिया है, तर्कना भी मानसिक क्रिया है। भाषा, लैंग्वेज, आपसे भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक क्रियाएं कौन सी हैं। तो मानसिक विकास में एक वर्ड बार बार आएगा, कंफ्यूज मत होना। एक तो वर्ड आता है संज्ञान, कोगिनेशन। एक वर्ड आता है मेटा संज्ञान। मेटा संज्ञान में क्या बोलते हैं? मेटाकोगिनेशन। ये बहुत प्रश्न आता है। ये जो संज्ञान है ये मानसिक विकास। संज्ञान का मतलब तो क्या होता है? कोगिनेशन मतलब क्या होता है? चीजों को जानना, समझना। तो ये जितनी मानसिक क्रियाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। और मेटा संज्ञान होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानने के बारे में जाना जाता है। अपनी जो मानसिक घटनाएं, आप कैसे सोचते हो, कैसे चीजें करते हो, तो उस प्रोसेस को जानना क्या कहलाता है? मेटाकोगिनेशन कहलाता है। तो ये आरपीसी ग्रेड फर्स्ट में 2 बार प्रश्न आया है। तो मेटा संज्ञान क्या होता है? जॉन फलेवल का कॉन्सेप्ट है। और मेटा संज्ञान का मतलब क्या होता है? अपनी ही मानसिक परिघटनाओं की समझ बनाना। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चिंतन करते हैं, उसके बारे में जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेटा संज्ञान कहलाती है। आगे बात समझ में? लिखो, ऐसा नाम लिख लिया कि भाषा, तर्कना, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। एक तो इनके नाम याद रखना, मानसिक क्रियाएं कौन सी हैं, कौन से नहीं है। फिर ये लिखो, तो लिख लो संज्ञान और मेटा संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का मतलब जानना होता है। संज्ञान, कोगिनेशन क्या होता है? जानना। संज्ञान होता है जानना। और मेटा संज्ञान क्या होता है? मेटा संज्ञान का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो जॉन फलेवल ने दिया था। लिख लेना है ना, जॉन फलेवल। मेटा संज्ञान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन फलेवल ने। किसने दिया था? जॉन फलेवल। लिख लिया? बहुत अच्छे बच्चे हो। लिखो, मेटा संज्ञान का मतलब क्या होता है? जानने के बारे में जानना। मेटा संज्ञान का मतलब अर्थ लिख लो, जानने के बारे में जानना या स्वयं की मानसिक परिघटनाओं की समझ। जानने के बारे में जानना, ये वर्ड समझ में आया क्या? जानने के बारे में जानना। जानने वाले आप हो और आप इसमें जानते हो कि मैं कैसे सोचता हूं, मैं चिंतन कैसे करता हूं, मैं कैसे करता हूं हर चीज। इसको जो जानने की प्रक्रिया है वो मेटाकोगिनेशन है। ठीक है ना? कोगिनेशन में तो क्या कर रहे हो? चीजों को नॉर्मल वे में जान रहे हो, आप समझ रहे हो, देख रहे हो, परसेप्शन कर रहे हो, ये तो कोगिनेशन है। और मेटाकोगिनेशन क्या है? चीजें होती कैसे हैं, उस प्रक्रिया को जानोगे, वो मेटाकोगिनेशन है। तो इतना सा वर्ड याद रखना, ज्यादा भी नहीं याद रखना। जानने के बारे में जानना या स्वयं की मानसिक घटनाओं की समझ, स्वयं की मानसिक घटनाओं की समझ, ये मेटाकोगिनेशन। स्वयं की मानसिक घटनाओं की समझ।
कोई दिक्कत किसी बच्चे के, बताओ, कोई दुख दर्द हो आपका, पीड़ा, समझ में आ गया यहां तक? अब मैं 2 स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, दोनों आए हुए हैं, देख लेना। एक है एलिजाबेथ हरलॉक, ये आरपीएससी की शुरुआती जो 3-4 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई ना, हम सब ऐड हुए। हरलॉक लिखना क्या कहता है हरलॉक। कोई भी 2 बालक, एलिजाबेथ हरलॉक ने क्या कहा है, कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते। कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते। समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, इसको क्या बोलते हैं अपन? मानसिक विकास। मतलब चाहे 2 जुड़वा बच्चे क्यों नहीं हो जाए, उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस तो पाया जाएगा। तो ये बहुत सा स्टेटमेंट है, ये लगातार 3 बार आया हुआ है, 12, 14 और 16 ग्रेड फर्स्ट तीनों में। एक है इको बाई हो, जॉन लॉक, इको बाई को नहीं हो, मत लिख लीजिए आगे, जॉन लॉक। ये सबको याद है मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत यदि किसी के प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा है पहले तो ये बहुत बार आया हुआ है। जन्म के समय बालक का मन या मस्तिष्क, जन्म के समय बालक का मन या मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जन्म के समय बालक का मन या मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। जन्म के समय बालक का मन या मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर क्या लिखता है? अपने अनुभव। जन्म के समय बालक का मन या मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर क्या लिखता है? वह अपने अनुभव। किसने कहा है? चलो, मतलब छोटा सा बच्चा कोरा कागज है, टेबुला रेशा है, कोरी स्लेट है। जैसे वो एक्सपीरियंस लेगा वो चीजें अपने छापता जाएगा, दिल दिमाग में वो लिखता जाएगा। अब अपन तीनों अवस्थाओं का मानसिक विकास पढ़ रहे हैं। शेष अवस्था में कैसे होता है, बाल्य अवस्था में कैसे होता है और किशोर अवस्था में कैसे होता है। मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाते समय आपको ये चीजें बता दूंगा कि यहां से प्रश्न आता है, यहां से आया हुआ है, तो जो मैं बोलूं वो चीजें अंडरलाइन कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता है कि सर ये नहीं है तो उसको छोड़ देना। मतलब काम का चीज जो घी है वो तो ले लीजिए, और डालडा तेल जो है वो थे छोड़ दीजिए लास्ट टाइम में। बाकी पहचान कर लेना कि ये घी है और बाकी ये सब। सबसे पहले हेडलाइन डालो, शेष अवस्था में मानसिक विकास। शेष अवस्था में मानसिक विकास। क्या जन्म के समय बच्चा मानसिक क्रिया करता है, यस या नो? बताएं, करता है कि नहीं करता है? जन्म के समय बोलिए। नहीं करता? करता है। बच्चे का रोना उसके मानसिक विकास का परिचायक है, मतलब वो कुल मिला के मानसिक रूप से हेल्दी है। बच्चा जन्म के पैदा होते रोता नहीं है तो इसका मतलब डाउट हो जाएगा कि वो मेंटली स्वस्थ है कि नहीं। रोना चिल्लाना पहला संकेतक होता है, याद रखना। आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, लिखो आप। 1 साल का बालक टाबर पैदा होगो, रो लियो, और वो 1 साल को होगो। 1 साल को बच्चों मानसिक क्रिया कौन सी करेगा? तो याद रखना यहां पे 3 से 4 शब्द बोलेगा। वो कितने शब्द बोलेगा? 3 से 4 शब्द, ठीक है। वैसे भाषा विकास में अपन पढ़ते हैं, जैसे रिट 2018 वाले में एक प्रश्न आया था कि बच्चा पहला सार्थक शब्द कब बोलता है? तो पहला मीनिंगफुल वर्ड तो बोलता है कब? 10 माह का। अरे बच्चा की वोकेबुलरी है,
रेशो है। 10 महीना को बच्चों पहलो सार्थक शब्द बोले, 1 साल को बच्चों 3 से 4 बोले, 2 साल को 100 से 200 बोले, 2.5 साल को 272 बोले, 3 साल को 896 बोले, 4 साल को 1540 बोले, 5 साल को 2072 बोले, 6 साल को 2562 बोले, 8 साल को 3600 बोले, 10 साल को 7200 बोले, 14 साल को 9000 शब्द बोले, 18 साल को टावर 15,000 से 19,000 शब्द बोले। आ टावर की वोकेबुलरी हो है, आ याद करनी पड़े जगह रिट दी जगह फैसले डालेंगे लेवल की बात को नहीं है यार, रेट का टाबर ही याद कर सकें। चीज़ा 3 से 4 शब्द कब बोला टाबर? 1 साल को। पहलो सार्थक शब्द कब बोला टाबर? 10 महीना को अजना पहलो मीनिंगफुल वर्ड बोला है मामा। क्या बोलेगा? मम्मा। फिर अठे पप्पा, दद्दा और कोई रिलेशन में नजदीक हो है वो बोलते। 3 से 4 शब्द हो गया। नंबर 2 साल को टाबर। बताओ 2 साल का बच्चा क्या करेगा? बोलो। 100 से 200 वर्ड बोलेगा बच्चा, 100 से 200 शब्द। कितने साल का बच्चा? काउंटिंग कौन करना है? कदे कोई टाबर का लेर पड़ जाओ और लिखा लाग जाओ, सामान्य होता है, जरूरी नहीं ऐसा हो। 100 से 200 शब्द बच्चा बोलेगा और वो 2 शब्दों का वाक्य बना देगा। लिखा ना, 2 शब्दों का वाक्य। 100 से 200 शब्द तो बोलेगा वो, और 2 शब्दों का वाक्य। मम्मा पानी, मम्मा खाना, ऐसे बना देगा। अब वो टाबर हो गया है 3 साल को। लिखो 3 वर्ष। 3 साल का बच्चा क्या करेगा बताओ? बोलो जवानों, कुछ करेगा नहीं करेगा? क्या करेगा? अरे सुसु तो जाम तो ही करे लग जाए, वो मानसिक क्रिया की बात कर रहा हूं मैं। सुसु तो करेगा ही ना, सुसु करेगा, सुसु तो करेगा ही। अरे टाबर जानता ही सुसु करे। सुसु मानसिक क्रिया को भाग को नहीं है, ये शारीरिक क्रिया है सुसु करना। मानसिक क्रिया क्या करेगा? अरे बच्चा नाम बता देगा। आप उससे पूछोगे बेटा तेरा नाम क्या, तो बोल देगा मेरा नाम गोपी चंद है, ऐसे बता देगा। वो नाम बताना शुरू कर देगा। रेखाएं खींचेगा। सीटेट में प्रश्न आया था, बच्चा आडी टेढ़ी रेखाएं कौन से वर्ष में खींचता है? 3रे वर्ष में रेखाएं खींचेगा। लिख लो, नाम बताना व रेखाएं खींचना। रेखा सीधी नहीं खींचेगा, याद रखना। वैसे तो खैर लोग बुढ़ापे में भी सीधी नहीं खींचते हैं, रेखाएं सीधी नहीं खींचेगा, आडी टेढ़ी खींचेगा। आएंगे उल्टी सुल्टी, अठनू चालेगा अठे आ जाएगा और अठनू चालेगा अठे आ जाएगा। लिख लिया? वेरी गुड। अब वो टाबर हो गया 4 साल को। 4 वर्ष का बच्चा क्या करेगा बताओ? 4 वर्ष का बच्चा लिखना स्टार्ट कर देगा। राइटिंग, लिखने का स्किल बच्चे में कहां शुरू होता है? 4 वर्ष में होता है। लिखना, लिख लो, लिखना। और वस्तुओं को सीक्वेंस में रखना, क्रमबद्ध रूप से रखना। वस्तुओं को सीक्वेंस में सेट कर देना। 4 साल का बच्चा। 5 साल का बालक। दस से 11 शब्दों का वाक्य बनाना। 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाना। 10 से 11 शब्दों क्या बनाएगा? वाक्य बनाएगा। एक जब पियाजे हमने पढ़ा था, तो जीन पियाजे को यहां रिलेवेंट कर लेना आप। 0 से 2 वर्ष मतलब शेषावस्था होगी।
समझ में आ गए? वहां बच्चा स्पेशली कोई बड़ी मानसिक क्रिया नहीं करता, 2-3 चीजें करता है। वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये याद रखना। ये कहां होती है? 0 से 2 वर्ष में। यानी जो वस्तु उसके सामने से हटा भी ली गई तो 2 वर्ष का होते ही बच्चा ये कह देगा कि चे हटा दो मेरे सामने से, लेकिन वो वस्तु गायब नहीं है, वस्तु यहीं पे मौजूद है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये मैं अधिगम में पढ़ा दिया मैंने, जो नए बच्चे हैं उनका दोबारा हो जाएगा। और दूसरा ये याद रखना कि जब बच्चा 2 से 5 साल के बीच में होता है, ठीक है ना, तो 5वें साल में जैसे आता है वो, तो वहां हमने एक अवस्था पढ़ी थी, अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, ठीक है ना। तो यहां पे वो बच्चा साधारण मानसिक क्रियाएं करेगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये बच्चा यहां पे 5वें वर्ष में स्टार्ट कर देगा। तो लिख लेना, साधारण मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ना, गुणा, भाग, तो हाँ 5 साल में, मतलब 5 साल को यूं याद रखना है, पूर्व बाल्यावस्था। 2 साल के बाद का समय क्या कहलाता है? पूर्व बाल्यावस्था। 2 साल तक का समय क्या कहलाता है? शेषावस्था। साधारण मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ना, गुणा, भाग, गिनती, ये सब कर देगा यहां पे, जोड़ना, गुणा, भाग। ये पियाजे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं रिलेवेंट करवा रहा हूं आपको। वैसे ही अवस्था पियाजे के अकॉर्डिंग पूर्व बाल्यावस्था, उसमें उसने 4 से 7 वर्ष बताई थी। कितनी बताई थी? 7 वर्ष। बट पूर्व बाल्यावस्था आएगा ऑप्शन में, 5 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं एग्जाम में कि 8 साल का बच्चा क्या करेगा। ये एक बार रीट में आया हुआ है, बाकी तो नहीं आता है। अब लिखो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में क्या करेगा बच्चा? जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा ना, 6 साल का, तो एक तो वो सरल प्रश्नों के उत्तर दे देगा कि देश की राजधानी क्या है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। एक शरीर के अंगों के नाम बता देगा, लेग कहां पे है, नोजी कहां पे है, लिप्स कहां पे है, हर चीज बता देगा। ठीक है, लिख लो, 6 साल का बच्चा। साधारण प्रश्नों के उत्तर देना, साधारण प्रश्नों के उत्तर देना, शरीर के अंगों के नाम बताना, साधारण प्रश्नों के उत्तर देना, शरीर के अंगों के नाम बताना। लिख लिया? 7 साल का बच्चा, सात साल का बच्चा क्या करेगा? एक तो वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर देगा, तुलना कर देगा, समानता स्थापित कर देगा। तो ये कई बार रिपीट है प्रश्न, इसको स्टार दे लेना ना। 7 वर्ष, तुलना, अंतर और समानता स्थापित करना, या वर्गीकरण भी लिख लेना। तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना, अंतर, वर्गीकरण, समानता। 2-3 वर्ड याद रखियो। क्लासिफिकेशन कर सकता है, तुलना कंपेयर कर देगा, वर्गीकरण कर देगा, अंतर कर देगा। तुलना करना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, और क्या करना? समानता स्थापित करना। लिख लिया सभी ने? बहुत अच्छे बच्चों। 8 साल का बच्चा, अब जो गोलू कुछ देर पहले पैदा हुआ था वो कितना हो गया है? 8 साल का हो गया। 8 साल का गोलू क्या करेगा बताओ? पोइम सुनाएगा, जोनी जोनी यस पापा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। होगा ऐसा? अरे ये पुराने टाइम के हिसाब से होगा। थाला, गोलू और जो थारी परी होंगी, भाई 5 साल को ये काम शुरू कर देंगे। जमाना फास्ट है। ये साइकोलॉजिकल, वैसे एक साधारण बच्चा, एक मनोविज्ञान ने कहता है कि 6 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। 6 साल से पहले बच्चे को स्कूल में मत डालो, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। आज बच्चे को 2 साल के स्कूल डाल रहे हो। पेरेंट्स बहुत एडवांस हैं। कई मायाओं को 10 साल तो गर्भ अवस्था के माने ABCD सिखा दें।
लाग ही नहीं मैं, तो बहुत एडवांस होगा। लोग सोचेंगे बस पैदा होता है आईएएस बन जाए तो काम लो सेट हो जाए। जमाना एडवांस हो। लिखो 8 साल में कविता व कहानियों को दोहराना। 8 साल का बच्चा कविता व कहानियों को दोहराएगा, पोइम सुनाएगा। 8 वर्ष का बच्चा 16 शब्दों का वाक्य बना देगा। क्या बना देगा? 16 शब्दों का वाक्य। 16 शब्दों का वाक्य। कितने साल का बच्चा? 8 वर्ष का। अब हो गया 9 साल। 9 साल को स्टार देना। क्या करेगा बच्चा? 9 साल के बच्चे को दिनांक, समय व सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। दिनांक आज इतनी है, समय ये हो गया, सिक्के ये हैं, ठीक है ना? दिनांक, समय व सिक्कों का ज्ञान। दिनांक, समय व सिक्कों का ज्ञान। और कोई भी पिक्चर दिखा दो भी टाबर ने 9 साल का भी, पिक्चर की 60% बात जो है वो रिपीट कर देगा। कितने परसेंट बातें रिपीट कर देगा? 60%। 40% भूल जाएगा बच्चा, बट 60% रिपीट होंगे। लिख लें, किसी देखी गई फिल्म की 60% बातें रिपीट। कितने साल का बच्चा? ये याद रखना, दिनांक, समय और सिक्कों का ज्ञान, बाकी चीज छोड़ देना। 10 साल का बच्चा दैनिक जीवन के नियम व परंपराओं का ज्ञान। दैनिक जीवन के नियम तथा परंपराओं का ज्ञान। दैनिक जीवन के नियम तथा परंपराओं का ज्ञान। दैनिक जीवन के नियम तथा किसका ज्ञान? परंपराओं का ज्ञान। दैनिक जीवन के नियम परंपरा समझ रहे हो आप? जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ठीक है ना? इन सब का ज्ञान बच्चे को हो जाएगा। और वो बच्चा 3 मिनट में 60 से लेके 70 शब्द रिपीट कर सकता है। उसकी स्पीड होती है 3 मिनट में 60 से 70 वर्ड्स रिपीट कर देगा। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना आप। 11 साल का बच्चा, इसको स्टार दे लेना आप। ये आया हुआ प्रश्न रिपीट है। 11 साल। 11 साल में बच्चे में तार्किकता। कौन सी तार्किकता? मूर्त तार्किकता, जिज्ञासा, निरीक्षण, शक्ति का विकास। मूर्त तार्किकता, जिज्ञासा व निरीक्षण, शक्ति का विकास। कौन से वर्ष में? 11 वर्ष में। इंपॉर्टेंट है ये। मूर्त तार्किकता जानते हो क्या? जो सामने है प्रत्यक्ष रूप से, उसके ऊपर वो चिंतन शुरू कर देगा। 12 वर्ष लिखो, समस्या समाधान की योग्यता का विकास। 12 वर्ष, समस्या समाधान की योग्यता का विकास। समस्या समाधान की योग्यता का विकास कहां होता है? 12 वर्ष में। समस्या समाधान की योग्यता का विकास कहां हो जाएगा? 12 वर्ष। किशोर अवस्था हेडलाइन डालो। एक चीज, एक नोट डाल लेना बाल्यावस्था में। इस अवस्था में
बालक में आगमन चिंतन, आगमन मतलब समझ गया ना, अपसारी टाइप, अपसारी चिंतन भी बोल सको ना आगमन ना, आगमन या अपसारी चिंतन, वह मानसिक नियमों की समझ पैदा हो जाती है, वह मानसिक नियमों की समझ पैदा हो जाती है। मानसिक नियमों की समझ पैदा हो जाती है। लिख लिया? ओके। कौन सी अवस्था कह सकते हैं? हाँ, गुप्त इस रूप में नहीं बोलते इसको। गुप्त जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, लिबिडो, काम प्रवृत्ति, किस संदर्भ में गुप्त अवस्था बोलते हैं इसको? कि है फ्राइड ने गुप्त अवस्था उसी में कहा, तो जो अव्यक्त अवस्था नहीं है क्या, उसको अव्यक्त का दूसरा पर्यायवाची वर्ड है गुप्त। बच्चा काम क्रियाओं को व्यक्त नहीं करेगा, उनको एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो बाल्यावस्था में काम क्रिया कभी खत्म थोड़ी होती है लेकिन वो बाल्यावस्था में अभिव्यक्ति नहीं करता है, इसलिए आप इसको अव्यक्त अवस्था, गुप्त अवस्था बोल सकते हो। लेटेंट इंग्लिश वर्ड है इसका। किशोर अवस्था में आ जाओ। इंपॉर्टेंट है। देखो, किशोर अवस्था में दो तीन चीज याद रखना। एक तो मैंने कल स्टेटमेंट लिखाया था आपको, वुडवर्थ का लिखाया था ना, 15 से 20 वर्ष की अवस्था में बालक का मानसिक विकास उच्चतम सीमा पे पहुंच जाता है। एक तो वो प्रश्न पूछा गया था। एक, आपकी बुद्धि का अधिकतम विकास कहां होता है? अब देखो, बुद्धि के अधिकतम विकास को लेकर अलग मत है, लेकिन आप एक मत याद रखना, स्पीयरमैन ये कहता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है वो 14 से 16 वर्ष होता है। तो किशोर अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बुद्धि का अधिकतम विकास कहां हो जाता है? 14-16 वर्ष। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट है। आपके जितने भी मानसिक संप्रत्यय हैं वो सब विकसित हो जाएंगे। कौन कौन से? सब एग्जाम में आएंगे आपके, सब के सब एग्जाम में आएंगे। अन्वेषण की प्रवृत्ति, परिकल्पनिक निगमन, तार्किक योग्यता, अधिगम स्थानांतरण, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना, डिसीजन लेना, ये सब चीजों का विकास जो होता है वो कहां होता है? किशोर अवस्था। तो लिखो पहली विशेषता, बुद्धि का अधिकतम विकास। इसके नीचे आगे लिखना, स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष। बस ये लाइन याद रखना, बुद्धि का अधिकतम विकास स्पीयरमैन के अनुसार कब से कब तक होता है? 14 से 16 वर्ष। स्पीयरमैन के अनुसार कब से कब तक होता है? 14 से 16 वर्ष। 14 से 16 वर्ष लिख लिया? इंपॉर्टेंट है ये। इसमें टर्मन अलग बताता है, थॉर्नडाइक 19 वर्ष बताता है, टर्मन 15 बताता है, वो सब अपने मत हैं, बट आप एक ही याद रखो, स्पीयरमैन 14 से 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2, मानसिक स्वतंत्रता का विकास। मानसिक स्वतंत्रता जानते हो क्या? वो अपने डिसीजन लेगा यहां पे, मतलब वो किसी से डिपेंड नहीं है, वो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, टीचर ने कहा, नहीं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसके खिलाफ विद्रोह कर देगा। तो मेंटली वो फ्रीडम होता है यहां। तीसरा बिंदु लिखो, सभी प्रकार के मानसिक संप्रत्यों का विकास। ये आया हुआ प्रश्न है, सभी प्रकार के मानसिक संप्रत्यों का विकास। सभी प्रकार के मानसिक संप्रत्यों का विकास किसने कहा है? पियाजे कहता है ये बात। अब देखो, एक बायोलॉजी ग्रेड फेस्ट में एक प्रश्न आया कि सभी प्रकार के मानसिक संप्रत्यों का विकास कहां हो जाता है? आपने आंसर दे दिया सर, किशोर अवस्था में हो जाता है। अब इसका मतलब समझ लो, मानसिक संप्रत्यों का मतलब क्या है?
जितने मानसिक संपर्क है, अब मैं इनके नाम लिखा रहा हूं, वैसे मैंने पियाजे में पढ़ाया था, दोबारा मैं लिखा रहा हूं, इनको रट लेना, इनको बार बार एग्जाम में प्रश्न आएगा यहां से। किशोर अवस्था पे लगभग प्रश्न आता है, मानसिक विकास कैसे होता है। तो किशोर अवस्था में मानसिक विकास में एक तो ये वर्ड याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, परिकाल्पनिक निगमन चिंतन, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, अमूर्त चिंतन, निष्कर्ष निकालना, निर्णय करना, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना, निर्णय करना, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। आपकी मेमोरी का सबसे अधिक विकास यहां हो जाएगा, कल्पना का अधिकतम विकास, स्मृति, कल्पना, सबका विकास, मतलब ये लाइनें लिख लो बस आप, बहुत है। किशोर अवस्था में परिकाल्पनिक निगमन चिंतन, परिकाल्पनिक निगमन चिंतन जानते हो क्या? संभावना से वास्तविकता की ओर जाना होता है परिकाल्पनिक निगमन चिंतन, संभावना से वास्तविकता। अमूर्त चिंतन, जो चीजें मुझे दिख नहीं रही। प्रेम मूर्त है या अमूर्त है? अमूर्त होता है प्रेम, भाव है वो आप किसी में देख लेते हो अलग चीज है, प्रेम होता है अमूर्त। उसकी कितनी विशेषताएं बता दो, अमूर्त कॉन्सेप्ट है। निष्कर्ष निकालना, निर्णय करना, सामान्यीकरण जानो, वही सिद्धांत का निर्माण करना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक जगह सीखे गए ज्ञान को दूसरी जगह प्रयोग करना, मेमोरी आपकी सबसे अधिक यहाँ पे डेवलप हो जाती है, इमेजिनेशन, कल्पना आपका सबसे अधिक होता है। तो ये जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं वो सब किस अवस्था में डेवलप हो जाती हैं? आपकी किशोर अवस्था। तो ये सब किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो इनको याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को? बताएं यस या नो। है क्या किसी को डाउट? नहीं है? पक्का आगे बढ़े अपन। शेष अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था मानसिक विकास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शेष अवस्था में मानसिक विकास की दर सबसे तेज होती है, बच्चा कुछ साधारण मानसिक क्रियाएं करेगा। बाल्य अवस्था में बच्चे का चिंतन जो है वो तार्किक चिंतन डेवलप हो जाता है, आगमन चिंतन उसमें विकसित हो जाता है। किशोर अवस्था में आपका मानसिक विकास अधिकतम सीमा पे पहुंच जाता है, जितना आपका मानसिक विकास होना है उतना हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। और ये जितनी मानसिक शक्तियां, उन सब के नाम याद रखना। हेडलाइन डालो, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक में ज्यादा कंफ्यूजन मत पालना, वही चीजें घूम फिर के आनी है। मानसिक विकास किसका परिणाम होता है? तो आपका आंसर वही होगा, H गुणा E। पहला कारक वंशानुक्रम। आपकी बुद्धि को यदि सबसे अधिक कोई प्रभावित करता है तो वंशानुक्रम करता है, ये भी याद रखना। रेट में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है ना। वंशानुक्रम आपके मानसिक विकास को, बुद्धि को स्पेशली सबसे अधिक यदि डिसाइड करता है तो हेरिडिटी करती है। ऐसा नहीं कि वातावरण नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा वातावरण 2 नंबर पे आएगा। तो प्रभावित करने वाले कारक में पहले नंबर पे कौन आ गया? वंशानुक्रम। दो नंबर पे क्या आएगा? वातावरण। ये याद रखना ना, बुद्धि पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का। ये मैंने बताया था आपको, गार्डर्ड का प्रयोग, मॉर्टिन कॉलिकॉक,
मंद बुद्धि माता पिता से संतानें मंद बुद्धि पैदा हो जाती हैं। तेज बुद्धि माता पिता से संतानें तेज बुद्धि पैदा होती हैं, मतलब इंटेलिजेंस से प्रभावित होती है। अब दूसरी चीज होती है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को इस रूप में समझ लो, वातावरण पॉजिटिव मिलता है ना, तो मंद बुद्धि अच्छा परिणाम दे जाता है, और वातावरण अच्छा नहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बुद्धि वाला भी परिणाम नहीं देता है। तो सही मायने में मैं बताऊं तो वातावरण की भूमिका इस रूप में बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैंने इस चीज को फील भी किया और मैं आज भी इस चीज को मानता हूं, विश्वास रखता हूं कि बहुत एवरेज बिलो बच्चा है, यदि उसको अच्छा रूटीन दिया जाए, उसको बहुत अच्छे से करिकुलम, बहुत अच्छे से कंटेंट दिया जाए, उसको चीजें बताई जाए, गाइड की जाए, तो बच्चा आईएएस बन सकता है, जिसको आप बहुत बड़ा जॉब मानते हो, बहुत बड़ा कंपटीशन मानते हो, बहुत आराम से बन सकता है। मैंने कहा बिलो एवरेज बच्चा, और ये आपने परिणाम देखे हैं, खूब सारे ऐसे लोग बने हैं। मतलब गेम सच में जो बाद में डिसाइड करता ना, वो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप कहाँ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप 3 अच्छे बच्चों के साथ रहना शुरू कर दो, आप में खुद में लगने लग जाएगा, यार मैं इनकी तरह ये तरीके अपनाऊं, ये नए एफर्ट्स करूं, मैं यहाँ नए में इनोवेशन लेके आऊं, तो वो चीज़ें आपको बदलना शुरू कर देंगे। तो वातावरण दूसरा फैक्टर है, और वातावरण नेगेटिव मिल गया आपको, आपका रूममेट फालतू की बात करता है, आपके घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं पहली चीज़ आपको यही प्रीफर करता हूँ कि नकारात्मक वातावरण के बजाय चाहे तुम पार्ट टाइम जॉब करके 4 घंटे पढ़ाई कर लेना, वो ज़्यादा बढ़िया है। इन्वायरमेंट आपको रूम का भी अच्छा होना चाहिए, और जहाँ आप रह रहे हो वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम तक एग्जाम में ये डिसाइड की भूमिका निभाता है। 3 नंबर पे विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव, गुरुजी व टीचर। बताओ, प्रभावित करेंगे गुरुजी व टीचर? एक प्रश्न आया था सीडीपी एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आते हैं, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है, कहां करोगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे से परिभाषित? आप कक्ष में करोगे, कहां करोगे? तो ये प्रश्न आया हुआ सीडीपी में, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना आप। कक्षा मतलब विद्यालय और क्लासरूम बहुत प्रभावित करता है। टीचर का बड़ा शारीरिक विकास है, मैंने कहीं नहीं लिखाया आपको, लेकिन यहां मैं जिक्र कर रहा हूं, मतलब मानसिक विकास में एक स्कूल की क्लासरूम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए मैं थानकूं की थे गुंगा सुंगा के जिया मत बैठा रिया करो, थोड़ा इंटरेक्शन किया करो, उससे एक उत्साह एनर्जी आती है, अच्छी लगती है क्लास, बढ़िया लगता है। इंटरेक्टिव क्लास बहुत अच्छी लगती है, वो मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छी होती है। वरना गुंगा सुंगा की तरह पढ़ोगा ना, क्या मतलब, ठंडे पड़ जाओगे आप। लिखो, विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव, विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव। यहां प्रश्न कर दोगे ना, भाषा मैंने बताई, प्रश्न एज इट इज आएगा आपके सामने कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अधिक परिभाषित कहां किया जा सकता है। परिभाषित को मतलब भाई क्लासरूम में थे, बैठा हूं और मैं थाना से प्रश्न पूछूंगी, बताओ ये प्रश्न है, तो आप बताओगे तभी तो पता चलेगा कि इस बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो रहा है। भाई यहां अपन डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा सीख रहा है कि टाइम पास करके जा रहा है, इसलिए इसको परिभाषित करने की जगह कौन सी है? क्लासरूम है आपकी। 3 नंबर पे माता पिता की एजुकेशन प्रभावित करेगी। पढ़ा लिखा माता पिता का टाबरा को मानसिक विकास ज्यादा अच्छा होगा? बताओ, यस या नो? होगा, प्रभाव पड़ता है, देखो बहुत प्रभाव पड़ता है। अपन कई बार कहते हैं हमारे पिता अनपढ़ थे तो हम नहीं पढ़े क्या? सर, पढ़ना अलग चीज है भाई। कोई इंसान प्यासा है तो वो पानी के पास पहुंच जाएगा, ढूंढ लेगा, कैसे भी ढूंढ ले, वो तो प्यास पर डिपेंड करे। अब मारा जाएगा जगह लोग बने इन्हें बाकर ही प्यास, क्योंकि माने इन्वायरमेंट बढ़िया कौन मिलो, घर भी लड़ाई झगड़ा चालू करता, 12 मन सेपरेट इन्वायरमेंट कौन मिलो। चांदपोल बाजार जैसी जगह पे हम लोग पढ़े, जहां आवाज ही आवाज, वहां भी एडजस्टमेंट,
लेकिन वहां हमारे पास एक चीज बहुत बड़ी थी और वो थी हमारे पास प्यास। आप लोगों को मैं जब कई बार देखता हूं, मैं बच्चों की बातें सुनता हूं कि सर मैं पीजी का मैंने रूम, बहुत बढ़िया रूम है, सिंगल रूम मिल रहा है, डबल रूम है, लड़की भी बढ़िया है, खाना भी गुरुजी टाइम पर मिल जाए, नाश्ता तो मिला है और 2 टाइम चून मिल जाए। और गुरुजी एक परिवार का बंदा सपोर्ट भी कर रहा है, महीने के आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है यार कितने किस्मत वाले बच्चे हो आप। मैं बहुत तड़पा हूं इन चीजों के लिए कि मेरे को इस प्राइम लोकेशन में रहने के लिए जगह मिल जाती, ठीक है ना, मुझे 2 टाइम का खाना और नाश्ता मिल जाता, और छोड़ो मुझे चाय मिल जाती ना सुबह की और 4 बजे वाली। मैंने इसके लिए भी तड़पा हूं, मैंने इसके लिए भी मैंने एडजस्टमेंट किया है। कभी कभी सोचा नहीं आज नहीं पिएंगे तो आज के 2 रुपए बच गए, कहीं और यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि आप में प्यास जो है ना वो थोड़ी कम है। अब माता पिता पढ़े लिखे होंगे, वहां क्या होगा, प्यास कम है, लेकिन उनका गाइडेंस गजब का होता है। वो कहेंगे बेटा तेरे लिए ये कोर्स बेटर है, तुझे मैं यहां एडमिशन दिला देता हूं, यहां तेरे को दिशा मिल जाएगी। वो इतनी गाइड कर देंगे कि वो कम प्यास वाला बच्चा भी कर जाएगा। और हम जो अपन की बार कहते हैं हमें इन्वायरमेंट, वहां प्यास बड़ी हो जाती है, बट वो कितने बच्चे आगे बढ़ते हैं आप अनुमान रेशियो निकालो। अनपढ़ माता पिताओं के बच्चे कितने बड़े बने, बहुत कम बने। आप ये देखो कि स्कूलों के मायने जगह गवर्नमेंट मास्टर नहीं आका टाबर, लगभग कोई डॉक्टर, कोई IITN, बढ़िया एजुकेशन। उसका फर्क ये है उनको पता है, गाइड करते हैं, वित्तीय संसाधन भी ठीक है, गाइडेंस मिलते हैं। तो एजुकेशन प्रभावित करती है, हमेशा याद रखना। यदि आपको सही गाइडेंस मिल जाती है तो 2 साल की बजाय तुम उसी एग्जाम को 1 साल में कर लेते हो। गाइडेंस सही नहीं मिलती है, जगह सही नहीं मिलती है, तो तुम्हें टाइम हो सकता है कि 1 साल के बजाय 5 साल तक लोग एक कॉम्पिटिशन देते रहते हैं और सिलेक्शन नहीं लेते हैं। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं तुम्हें कोचिंगों वाला चक्कर में मत पड़ो कि कोचिंग करने से सिलेक्शन होता है। मैं कहता हूं एक सही इन्वायरमेंट को तलाशो, तुम सही लोगों को सर्च करो, आपकी जिंदगी में कौन कौन होने चाहिए, फिर एक माहौल बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वही है कि कोचिंग वोचिंग कुछ भी नहीं है, याद रखना। लिखो नेक्स्ट। कोचिंग में पढ़ाने वाला टीचर कोचिंग की आलोचना कर रहा है, इससे समझ जाओ आप। 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन भी आपके मानसिक विकास को प्रभावित करेगी। यस या नो? करेगी। मैं तो महसूस करता हूं इस चीज को। भाई आपको सुबह उठते ही आपको नाश्ता मिल गया बढ़िया, आपको एनर्जी मिल गई, आप 2.5 घंटे पढ़ लोगे, ठीक है। अब आपके रोटियों का कोई ठिकाना नहीं है यार। मतलब पार्ले जी के बिस्कुट खा खा के लोग जिंदगी निकालते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट। मैंने तो देखा इस चीज को। अरे गोविंद जायसवाल जिसकी कहानी अपन पढ़ते हैं, पार्ले जी के बिस्कुट से पूरा दिन निकाला यार। वो स्ट्रगल था, वो बॉडी को साले को रोंदना हो गया, वो उसने रोंद के बन गया गोविंद जायसवाल। कितने बनते हैं भाई, कितने गोविंद जायसवाल बनते हैं जो बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट खा के आईएएस को क्रैक कर देंगे कि कोई बात नहीं यार, ये 2 रुपए का आता है, ये खा लिया साला। खाएगा वो, दौड़ेगा, शरीर को काटेगा। आपको दूध मिल रहा है, आपको बढ़िया नाश्ता मिल रहा है, आपको दोपहर का खाना मिल रहा है, शाम को खाना मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है सर। क्योंकि गेम तो एनर्जी का है। मैंने कहा एनर्जी में बड़ा योगदान है आर्थिक स्थिति का। आपको संसाधन मिल रहे हैं तो चीजों कर रहे हो। जबरदस्ती रोना अलग चीज हो गई, जैसे मैंने भी किया अपने शरीर के साथ। आज मैं भुगत रहा हूं उस चीज को कि उसका परिणाम आता है, इफेक्ट पड़ता है। चलो उस समय कर लिया, जैसी स्थिति थी, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया। आज एसिड बनने लग गया बॉडी में, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, सर दुखना शुरू हो जाता है यदि आप सुबह 20 मिनट भी आपने खाने में लेट कर दी तो उस समय का परिणाम है। जूस कभी पिया नहीं, जानते नहीं थे जूस कि जूस हमारे लिए होता है, कि आप तुम लोग सब जूस पी सकते हो। यस या नो? पी सकते हो तुम लोग, आराम से पी सकते हो, पीना चाहिए आप लोगों को। हम नहीं पी सकते थे। उस जूस पियोगे तो एनर्जी तो आएगी, एनर्जी कहीं ना कहीं आपके मानसिक विकास में काम आएगी। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी आपके मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित। गरीब परिवार के बच्चों का बेचारों को सुविधाएं नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेंगी, बड़े दिमाग काम कर्या करेंगे, मतलब ही। नेक्स्ट।
शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ प्रभावित करेगा। एक स्टेटमेंट था, किसका था बताओ? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किसने कहा था? अरस्तु ने। मेन तो शरीर ही है, याद रखियो। शरीर में यदि प्रॉब्लम है ना, तो मानसिक विकास की कोई चीज समझ में आई कौन सके, या अपन ये चीज समझ में आ जाए जब कदे एसिडिटी बहुत चरम लेवल पर हुआ ना, जना आदमी ने कदे के लिए पढ़ ले क्लास ले, धीर सिंह सर को बहुत गजब को वीडियो आ रहे हैं, मतलब नहीं है साहब, आदमी फूट जाता है, वॉमिटिंग, ऐसा लगता है सब कुछ निकल जाए। वो एक साधारण छोटी सी, कुछ बड़ी बीमारी थोड़ी एसिडिटी, उसको मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन छोटी सी है, उससे पर इतने परेशान, सदस्य इतने परेशान हो जाते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित करेगा। नेक्स्ट, आयु व परिपक्वता, एज व मैच्योरिटी करेगा, यस या नो? यस, वेरी गुड। हेडलाइन डालो, मानसिक क्रियाएं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सीडीपी में बहुत आते हैं। पहली संवेदना, सेंसेशन, ऐसी कोई ग्रेड ही नहीं जिससे प्रश्न नहीं आया वो संवेदना पे। संवेदना क्या है? सेंसेशन किसको बोलते हैं? आप सबके पास हैं, सबने आप भरपूर प्रयोग करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि सेंसेशन का हम कितना प्रयोग करते हैं। 8 या 9 प्रश्न आए होंगे संवेदना पे अब तक, और मात्र 8 या 9 लाइन ही याद करनी, ज्यादा याद भी गुण करनी, ठीक है ना। एनसीईआरटी साइकोलॉजी में स्पेशली इन टॉपिक्स को बहुत अलग से चैप्टर बना के डाल रखा है, इन पे बहुत वेटेज दिया है उन्होंने। जीवन में मानसिक विकास की यदि पहली कोई क्रिया करा हाँ तो भाई यही हुआ है संवेदना। ज्ञान की पहली सीढ़ी यही है, मानसिक विकास की पहली सीढ़ी यही है। जीवन का पहला मानसिक अनुभव यदि कोई आपका होता है तो वो क्या है? संवेदना है। आपकी 5 संवेदनाएं आप सब जानते हैं, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद। 2 गौण होती हैं, मांसपेशी और शारीरिक संवेदना। इतनों से याद रख लीजिए कि मानसिक विकास की पहली जो मानसिक क्रिया है या पहलो अनुभव है वो संवेदना है। पहली सीढ़ी बोला, किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक का अर्थ रहित ज्ञान संवेदना। ये जो मैंने बोला ना, इसमें से 3 प्रश्न आ गए। किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक का कौन सा ज्ञान? अर्थ रहित ज्ञान बोला है मैंने। अर्थयुक्त ज्ञान दूसरी मानसिक क्रिया में आ जाएगा। लिखो संवेदना क्या है, सामान्य अर्थ लिख लो। किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक का किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक का अर्थ रहित ज्ञान। किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक का अर्थ रहित ज्ञान संवेदना कहलाता है। लिख लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थ रहित ज्ञान को अंडरलाइन कर लेना, उद्दीपक को अंडरलाइन कर लेना और ज्ञानेंद्रिय शब्द को अंडरलाइन कर लेना। एक परिभाषा लिखना, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु है। संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु है। ज्ञान के मार्ग में कौन सी वस्तु है? पहली वस्तु। किसने कहा है? विलियम जेम्स। लिख लिया? वेरी गुड। अब 2-4 लाइन लिखा रहे हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखो। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सीढ़ी है? पहली सीढ़ी। संवेदना ज्ञान की कौन सीढ़ी है? पहली सीढ़ी।
दूसरी लिखो, संवेदना आरंभिक मानसिक क्रिया है। आरंभिक मानसिक क्रिया, प्रारंभिक या आरंभिक एक ही बात। आरंभिक मानसिक क्रिया है। ये सब आए हुए प्रश्न लिखा रहा हूं, जो तीनों लाइन लिखा रहा हूं। आरंभिक मानसिक क्रिया है जो वस्तु का परिचय देती है, जो वस्तु का परिचय देती है। तीसरा, संवेदना जीवन का प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव। इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव, वह सरल, ये एसएसटी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव, जीवन का प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव। जीवन का प्रारंभिक व कौन सा अनुभव है? सरल मानसिक अनुभव। कौन है? संवेदना। तीनों इंपॉर्टेंट लाइन है। 4 नंबर पे, संवेदना में उद्दीपक का होना अनिवार्य है। संवेदना में उद्दीपक का होना अनिवार्य है। और 4 नंबर पे, संवेदना से शिक्षा का प्रारंभ होता है। संवेदना से शिक्षा का प्रारंभ होता है, मतलब ज्ञान का द्वार कहा गया है इसको। संवेदना से शिक्षा का प्रारंभ होता है, इसको ज्ञान का द्वार कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, पक्का। हेडलाइन डालो, संवेदना के प्रकार। कितने प्रकार की होती है संवेदना? 5 प्रकार होते हैं, पांचों आप सब जानते हो। कौन कौन सी? दृष्टि संवेदना। दृष्टि में क्या होता है? मतलब कोई की दृष्टि बहुत अच्छी है, सेंसेशन, कोई देख के चीजों को जल्दी पहचान लेता है। दृष्टि के बाद क्या आता है? गंध संवेदना, महसूस करना, गंध, दृष्टि, गंध, ध्वनि, दृष्टि हो गई, गंध हो गई, ध्वनि हो गई, और स्पर्श, और कौन सी बच गई? स्वाद। ये 5 तो मुख्य हैं, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद। 5 जो थारी ज्ञानेंद्रियां ही भाई थारी संवेदना याद रखियो। और ज्ञानेंद्रियां सब जानते हो आप। इन 5 के अलावा 2 गौण संवेदनाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं मांसपेशीय संवेदना और शारीरिक संवेदना। तो नीचे लिख लेना, 2 गौण संवेदना होती हैं, मांसपेशीय व शारीरिक संवेदना। 2 गौण संवेदना होती हैं, मांसपेशीय व शारीरिक संवेदना। दो गौण संवेदनाएं होती हैं, मांसपेशीय व शारीरिक, फिजिकल। 2 गौण संवेदनाएं होती हैं, मांसपेशीय व शारीरिक संवेदना। लिख लिया? एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, संवेदना के 3 प्रकार, स्तर हैं एक प्रकार से। तो अन्य भी याद रखियो। एक वह संवेदी सीमांत, एक वह निरपेक्ष सीमांत, और एक होती है विभेदक सीमांत।
सीमांत को मतलब हुआ थ्रेश होल्ड, है ना। संवेदी सेंसोरी थ्रेश होल्ड, निरपेक्ष का मतलब एबिसोल्यूट सेंसोरी और विभेदक का मतलब डिफरेंटियल थ्रेश होल्ड। 3 प्रकार हैं, संवेदी सीमांत, निरपेक्ष सीमांत और विभेदक सीमांत। एनसीईआरटी यदि कोई पेपर बनाती है साइकोलॉजी का, मतलब एनसीईआरटी बेस पेपर बनता है, तो ये चीजें पूछ सकता है, रीट वाले बच्चे स्पेशली देख लें। संवेदी सीमांत क्या होता है? कोई भी संवेदना को जो जानने की पहली प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? संवेदी सीमांत। निरपेक्ष सीमांत क्या होता है कि अपन कोई भी चीज ने जानना के लिए भी चीज को एक न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। मान लो कोई ध्वनि थे सुनो या कोई गंध थे महसूस करो, तो गंध आए बिना ही थोड़ी महसूस कर लोगे, उसके एक निर्धारित मूल्य होना चाहिए कि भी इतनी गंध आएगी तो आप उस चीज को जानोगे। और विभेदक सीमांत को मतलब हुआ है 2 आवाज, 2 गंध या 2 स्वाद में डिफरेंट करोगे, अब इनके बोलेंगे आफा विभेदी सीमांत। तो लिख लो इन तीनों के नाम, अर्थ लिखो। तो संवेदी सीमांत, संवेदी में तो लिख लो किसी भी चीज को, किसी भी अर्थ को प्रारंभिक रूप से जानना, किसी भी अर्थ को प्रारंभिक रूप से जानना, मतलब कोई भी गंध थे महसूस करोगा, बाहे संवेदी सीमांत। कोई ध्वनि थे सुनोगा, बाहे संवेदी सीमांत। निरपेक्ष सीमांत का मतलब है किसी भी चीज को महसूस करने के लिए एक संवेदना का न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। निरपेक्ष सीमांत में लिखो किसी भी चीज को महसूस करने के लिए उसका न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। किसी भी चीज को महसूस करने के लिए क्या होना चाहिए? उसका न्यूनतम मूल्य। और तीसरा क्या है? विभेदक सीमांत। 2 उद्दीपकों में अंतर करने की योग्यता, 2 उद्दीपकों में अंतर करने की योग्यता, ये क्या होता है? विभेदक सीमांत। ज्यादा कुछ नहीं, इतना याद रख लेना कि संवेदना में अर्थ रहित ज्ञान प्राप्त होता है, पहला परिचय प्राप्त होता है, और ये पहली मानसिक सीढ़ी है। इसके द्वारा किसी चीज को अपन प्रारंभिक तौर पे जानते हैं, और मानसिक विकास में ये पहला योगदान, मानसिक विकास स्टार्ट किससे होता है? संवेदना। इसके बाद प्रत्यक्षीकरण आएगा, इसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा, फिर चिंतन आएगा, फिर अटेंशन आएगा। ये 4-5 मानसिक क्रियाएं के बारे में हल्को हल्को पढ़ा देशूँ ताकि कैसे भी एग्जाम हो दिक्कत नहीं आए।